हेलो स्टूडेंट। हम बातचीत करेंगे आज यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना और सीखना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, वो सतत है। लेकिन यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में हम चीज़ों को कैसे देखें, कैसे पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो। कई बार बहुत अच्छा आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक गेन करते हैं। इवन मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट को कि वो 80%, 82%, 92% एग्ज़ाम पीजी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन वही स्टूडेंट जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ उनकी 60% नहीं कंप्लीट होती है। यानी क्या डिफरेंस है यूजीसी नेट और एकेडमिक एग्ज़ाम में। जबकि आपको एकेडमिक्स के ही बारे में बेहतरीन तरीके से अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ लें, थोड़ा रिसर्च मैथडोलॉजी को ठीक से सीख लें, तो आसानी से आप क्या कर पाते हैं, चीज़ों को टेकल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। तो आज हम डिटेल में बात आपसे करेंगे यूजीसी नेट क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट में हमें स्पेशलाइजेशन गेन करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, ये हुआ क्या था 1948 के आसपास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसे 1952 के आसपास इसको कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया था और धीरे धीरे ये ऑटोनोमस बॉडी के रूप में 1956 तक बन जाती है। हायर एजुकेशन की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, गवर्निंग बॉडी है, मिनिस्ट्री को अगर छोड़ दे तो टॉप बॉडी के रूप में जानी जाती है। ये फैकल्टी या अच्छे प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स कैसे तैयार हों, इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको हम नेट एग्जाम कहते हैं। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका पेपर जो है सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो नए स्टूडेंट है वो जाने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको हम एनटीए कहते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो सीबीटी बेस्ड पेपर कौन कंडक्ट कराती है, नेट का कराती है। अब यूजीसी नेट में जो है टोटल आपके पास 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, दो पार्टों में बटे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, किस तरीके से एग्जाम की प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देना है, किस तरीके से एग्जाम को तैयार करना है कि 4 से 5 मंथ में आप इतनी बेहतर तैयारी कर लें, इतनी बेहतरीन तैयारी कर लें, ताकि आप इन 150 क्वेश्चंस में से अधिकतम क्वेश्चन, सभी तो करना मुश्किल है आज की डेट में, हमको जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है उसमें कर पाना। कोई भी सब्जेक्ट हो, 110 सब्जेक्ट के नियर अबाउट पेपर होता है, उसमें अलग अलग विषय में अलग अलग कठिनता स्तर की चीजें होती हैं। लेकिन हम एजुकेशन की बात करें तो 150 में 150 क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है, बड़ा काम है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि कोई कर नहीं सकता। इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, नहीं कहते हैं, बहुत सारा ज्ञान ऊर्जा वाले युवा हैं जो बहुत सारा मेहनत और तैयारी के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस लर्निंग की आप कैसे मेंटेन करें, ताकि एक लिमिटेड समय में, एक निश्चित तैयारी के साथ, निश्चित समय में बेहतर तैयारी के साथ आप सफलता प्राप्त करें। तो यूजीसी नेट खास करके शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आप वीडियो जरा देखें और समझें कि शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन की तैयारी करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, या कौन लोग ऐसे हैं जो बेहतर तैयारी करें और क्या क्या तैयारी में ध्यान रखें।
पहले तो आप फॉर्म डालें, जून में एग्जाम होगा, नोटिस आ चुका था पहले यूजीसी का कि 10 जून से लगा करके 21 जून के बीच आपको एग्जाम होगा। अब यहाँ टाइम फिक्स है, आपको इसी बीच में सीवीडी बेस पेपर होगा। नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल कर सुनिश्चित हो जाएं कि अब आपको तैयारी की प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। देखिए यहां ध्यान देना है, वो सभी लोग जिन्होंने एजुकेशन में एमए किया है, जिन्होंने एजुकेशन में एमए किया है या एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में एमएड किया है, उन सब स्टूडेंट एजुकेशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। या तो वो पास कर चुके हैं, या अभी अपेयरिंग में हैं, या वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, कहीं पर भी हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट आपको 2 साल रिजल्ट अवेटेड मांगता है, तो यहाँ ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि हम एमए फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एडमिशन लिए हैं, दाखिला लिए हैं, तो क्या हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। आप डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात की जानकारी नहीं होती कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, पेयरिंग में हैं, तो हम डालें या ना डालें। हाँ, यहाँ कंडीशन है कि आपको कुछ एज का क्राइटेरिया होता है, वो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि किन बच्चों के लिए जेआरएफ की कंडीशन एज की बाउंडेशन होती है। लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम आगे बताएं तो यहाँ पर 50% और 55% का क्राइटेरिया पीजी में फुलफिल करना होता है। तो इसलिए आपको इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हो तो यूजीसी नेट का अभी जो जून में होने वाला 2024 में एग्जाम है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए और हमारे साथ सीखिए कि कैसे यूजीसी नेट को हम प्रिपेयर कराएंगे, आपको तैयार कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको आइडिया लग गया कि यूजीसी नेट में पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देंगे, यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पेपर की अगर हम बात करें तो आपको दिखाते हैं कि एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र में पेपर की कंडीशन क्या होती है। शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन, एजुकेशन में फॉर्म भरने के लिए फॉर्म और तैयारी, में तैयारी कैसे करें, और साथ ही हम इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्जाम पैटर्न के बारे में। पैटर्न को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और तैयारी को देखेंगे। तो देखिए यूजीसी नेट एजुकेशन, आप जानते हो 09 इसका कोड होता है। एजुकेशन 2 पार्ट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें आपको पहले पार्ट, जो पेपर फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, यानी पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। अभी हम बताएंगे इसमें क्या पूछा जाता है। अगर हम आगे बढ़ें और देखें सेकंड वाले पार्ट की बात करें या पेपर की बात करें, चाहे यहाँ पेपर कोई लिखता है या पार्ट लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। एक ही पेपर होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैटर्न अक्सर बदलते रहते हैं, कई बार ये सब दिक्कतें आपको आती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट कह रहे हैं सर, पेपर क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये सब आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हायर एजुकेशन में है चीजों को समझना, अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं। आप वो जो किताब में पढ़ रहे हो, जो नोट्स में तैयार कर रहे हो, एज इट इज, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि याद कर लिया आदर्शवाद का शैक्षिक परिप्रेक्ष्य क्या है और जाके 150-30 पन्ने लिख दिए जाके। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, वह मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ऑब्जेक्टिव होते हैं, इतने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपका जब तक कॉन्सेप्ट लेवल बेहतर नहीं है, जब तक
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं रखते हैं, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है, तब तक एग्जाम को टेकल कर पाएंगे, ये बड़ा टफ काम है। इसी सब चीज को बिल्ड करने के लिए हम आपके ब्रेन को इतना सक्षम बना देंगे, इतना लॉजिकल कर देंगे कि वो सिर्फ एग्जाम की समस्याओं को ही नहीं, जब आप रिसर्च में जाओगे, पीएचडी के लिए जाओगे, वहां भी बहुत सारा ज्ञान आपको काम आने वाला है। तो आप बिना कंफ्यूजन के इस चीज को पूर्णतया देखें और पढ़ें। यहाँ जो पेपर सेकंड होता है ये सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आप जानते हो शिक्षा शास्त्र आपने रखी है, एजुकेशन ले रखा है, और ये शिक्षा शास्त्र में जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 150 सवाल टोटल होंगे। तो 100 क्वेश्चन जो आते हैं ये 200 मार्क्स के होते हैं। अब आपको पता चल गया कि यहाँ जो पेपर है एजुकेशन का वो 300 मार्क्स का, 300 अंक का आता है। कोई ऋणात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग इसमें 50%, 52%, इवन 30%, कई अलग अलग, हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अक्सर ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर हम काउंट करें तो देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि पेपर दे के आ गए और ज़्यादा सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेकर के। तो कई बार उनके बहुत कम अंक आते हैं, परसेंटेज बहुत कम हो जाता है और वो अनक्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई लिखकर आ जाता है। कुछ कई बार स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर देते हैं, और कई कई बार कई कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, पैटर्न नहीं समझ पाते। क्योंकि आप जानते हो यूजीसी नेट का एग्जाम क्राइटेरिया और हमारा एकेडमिक क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो अच्छे कैंपस में पढ़ते हैं बच्चे, वहां पर वो तुरंत यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च में जाते हैं, और जो कैंपस बेहतर नहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मेंटेन किए हुए हैं, वहां के स्टूडेंट घूमते रहते हैं बेचारे। तो ये सब आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये आपकी सही डायरेक्शन की कमी की वजह से, क्योंकि आपको अगर सही डायरेक्शन दिया गया हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। क्योंकि देखिए आपके अंदर क्षमता की कमी नहीं है, अगर क्षमता की कमी होती तो आप पीजी में फेल हो जाते, लेकिन पीजी में आप अच्छे हैं क्योंकि वहाँ रटने वाला सिस्टम है। हमारे यहाँ एग्जामिनेशन भी ऐसे होते हैं रटने और रिकॉल करने पर, रात में सब पूरा रट डाला कुंजियां और सुबह जाके वही लिख दिए, जाके आपको अंक प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ कुंजियां पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको टेक्स्ट बुक की तरफ जाना पड़ेगा। हम सब के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा आप बेसिक पैटर्न सीखिए और जानिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पता चल गया। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड में 100 क्वेश्चन, इधर 100 अंक, इधर 200 अंक, ये क्लियर हो गया। इतना आपको पता है। कौन डाल सकता है? जो एजुकेशन में पीजी कर रहा है, एमए किया है, एमएड किया है या कर रहा है, या इससे संबंधित या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उन सब के लिए ये फॉर्म भरा फिल किया जा सकता है और तैयारी की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि पेपर फर्स्ट में क्या आता है। यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट में क्या आता है, के पेपर फर्स्ट में क्या आता है, क्या आता है। अब यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट में क्या आता है इसको हम थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ 10 यूनिट्स आती हैं, 10 यूनिट्स आती, टोटल यूनिट्स का नंबर जो होता है वो 10 होता है। 10 यूनिट्स जो हैं वो आती हैं प्रॉपर वे में। और इन 10 यूनिट्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले आता है जो पहली यूनिट है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, शिक्षण अभिरुचि आती है, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि की अगर हम बात करें तो यहां देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो है,
टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टीचर एज ए फैसिलिटेटर जब वर्क करता है तो उसके अंदर लाइफ स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की कंडीशन, टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, एक लर्नर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टीचिंग मेथड कौन से होते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, इवेल्युएशन क्या होता है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, इन सब के बारे में। अब तो जो अभी लेटेस्ट अगर यूजीसी नेट के एग्जाम को एनालिसिस जो लोग कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं तो हमें एक एक पेपर की एनालिसिस करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ती है, यहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट लर्निंग है, और लर्निंग को यहाँ पर अब एडवांस एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, जो कॉग्निटिज्म है। यानी कॉग्निटिज्म की बात करें, संज्ञान की बात करें, संज्ञानात्मकता की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज का जो अभ्यास है उसको कैसे मेंटेन किया जा सके, उसको किस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जा सके, उसमें जीन पियाजे या पाइगेट के कॉन्सेप्ट को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, वाइगोस्की का स्केप फोल्डिंग प्रोसेस या सोशल इंटरेक्शन की बातें खूब पेपर में पूछी जा रही है, जेडपीडी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पूछ रहे हैं, वो मोर नॉलेजेबल अदर एम के ओ के बारे में पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पहली यूनिट बन जाती है। तो दूसरी यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें शोध अभिवृत्ति की बात करेंगे, शोध एवं अनुसंधान कह देते हैं, शोध एवं अनुसंधान। शोध और अनुसंधान की अगर हम बात करें, शोध और अनुसंधान, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने नाम सुना होगा, रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये इसलिए यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड पेपर में भी आएगी, और आप एजुकेशन के हैं और फर्स्ट में तो आएगी। जब आप पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे वहां भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, रिसर्च में जाएंगे वहां प्रोफेसर बन जाएंगे तब तो और काम आने वाली है। तो ये टीचिंग जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसमें हम बेसिक रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च में डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम आपको सपोज कहें कि सपोज दैट हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। अब जैसे आप लोग जब देखिए, ये बड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं, अगर आप अच्छे टीचर के पास, अच्छे मेंटर के पास नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना सिलेबस निपटाने की सोचता है, वो आपको हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर देगा, वो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर देगा, थोड़ा अगर एडवांस होगा तो एक्सपेरिमेंटल और फंडामेंटल की बात कर देगा। लेकिन अब ग्राउंडेड थ्योरी से आ रहे हैं, मिक्स्ड मेथड आ रहे हैं, ये सब एडवांस एक्सपोस्ट फैक्टर्स रिसर्च से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, तो आपकी आप तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन जब आधी चीज आपको पता ही नहीं है तो आप सफल कैसे होगे। सिंपल सा प्रोसेस है, सफलता के लिए आपको ठीक स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक डायरेक्शन में घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। आप खाली हवा में दौड़ रहे हो तो उससे सफलता नहीं मिलती। इसीलिए अपने जीवन में सबसे बेहतरीन समय को यूटिलाइज करने और क्षमताओं का सही सदुपयोग करने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे टीचर या अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि हद बंदा गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। इसलिए आपको अपने जीवन में एक अच्छे टीचर की खोज जरूर कर लेनी चाहिए, और खासकर रिसर्च की प्रोसेस में एंट्री करने जा रहे हो, हायर एजुकेशन में एंट्री करने जा रहे हो, तो आपके लिए तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रिसर्च, यहाँ रिसर्च की हम डिटेल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सिर्फ रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च तक हम बात सीमित नहीं रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि सेमिनार्स क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, सिंपोजियम क्या होता है, वर्कशॉप्स क्या होती हैं, सिनॉप्सिस क्या होती है, थीसिस किसे कहते हैं, और हमें
साइटेशन की प्रोसेस में कौन सी स्टाइल यूज किया जाता है, एपीए स्टाइल में किन चीजों को ध्यान रखना है। अब ये जो एक्सपर्ट नहीं व्यक्ति होगा वो ये सब चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, या वो उसको अनुभव नहीं होगा रिसर्च वगैरह का, तो ये क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वो आपको बताएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको ठीक स्ट्रेटजी की तरफ कार्य करना होगा। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी आपको, रिसर्च मैथोडोलॉजी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज इसके बिना हम कोई भी रिसर्च एक्टिविटी, एजुकेशन की एक्टिविटी, इवन जीवन की एक्टिविटी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इनहेंस ना किया हो, उसे प्रभावित ना किया हो। तो महत्वपूर्ण है बच्चों आईसीटी में, हम बेसिक आईसीटी है क्या, आईसीटी के नए अप्रोचेज क्या हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इंटरनेट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और हमें डेटा मेजरमेंट प्रोसीजर्स के बारे में, डेटा हैंडलिंग के बारे में। यहाँ हम डिफरेंट टाइप जो आजकल एप्लीकेशंस यूज किए जा रहे हैं, ओएस यूज किए जा रहे हैं, क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीजें डिवाइसेस के बारे में भी हमें जानेंगे। आईसीटी के द्वारा आज ओईआर बेस्ड एजुकेशन कैसे हमें ग्लोबल लेवल पर इनहेंस कर रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जिनको हमें जानना और सीखना। आईसीटी के बाद हम यहां पर आएंगे, हायर एजुकेशन की बात करेंगे। हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा, यहां पर भी आपको हिस्टोरिकल पोर्शन में जाना है। भारत में शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमें जानना है। हमें यह भी देखना और समझना है कि वैदिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया कैसे थी, बौद्ध काल में शिक्षा का सिस्टम क्या था, मॉनिटर सिस्टम किस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा दिया गया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेडुअल या मुस्लिम कालीन शिक्षा कैसी थी, आजादी के पहले और आजादी के बाद। पहला जो कमीशन बना स्वतंत्र भारत का, वो क्या क्या रिफॉर्म लाया, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी 1986 की रिकमेंडेशंस क्या है, और दुनिया भर की यहाँ कमेटी और कमीशंस के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में, यहाँ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हायर एजुकेशन की बात करें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है पीपल इन्वायरमेंट, लोग पर्यावरण, लोग एवं पर्यावरण। अब लोग और पर्यावरण, पीपल इन्वायरमेंट, ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आप वही रट्टा मारते हो पोल्यूशन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, नहीं काम चलेगा, वहां लेटेस्ट डेटा आते हैं। अब इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी कुछ कई सारी साइट्स हैं, कई सारे कंटेंट मॉड्यूल हैं, जब आप पढ़ते हो तब आपको थोड़ा जानकारी मिलती है, पीपल इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको ज्ञान बढ़ता है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स के बाद डीआई आ जाता है, डीआई के बाद कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कई और चीजें कम्युनिकेशन के बाद आपको हमें देखना समझना पड़ता है कि, और इसमें जो बेसिक कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं गवर्नेंस वगैरह से, वो हम कैसे टेकल करें, वो हम कैसे समझने की कोशिश करें। तो ये फर्स्ट पेपर का मॉड्यूल है जहां से 50 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ सबको? हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सब्जेक्ट में जो सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं वो कहां से पढ़ें। उसमें भी 10 यूनिट हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो यूनिट्स हैं जिन पर हमें पहले फोकस करना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट, जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 क्वेश्चन प्रश्न से प्रश्न आते हैं, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है आपका,
एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है आपका सब्जेक्ट। अब इस शिक्षा शास्त्र में अगर हम बात करें तो हमारे सामने सिंपल सा आइडिया आ जाता है। सिंपल आइडिया क्या आ जाता है कि यहाँ 10 यूनिट आती हैं, जैसे वहां 10 यूनिट्स थी वैसे यहाँ 10। लेकिन इन 10 यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें बच्चों। पहले हमें किन पर फोकस करना है, जहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि नेट एजुकेशन में इजी था कभी निकालना, अब धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। इसका बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो जो नया सिलेबस आया है, अपडेटेड सिलेबस आया है, उसको हम कैसे पढ़ें। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अगर हम आपसे बात करें तो वहाँ फिलॉसफी पढ़ लिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लिया और साइकोलॉजी, ये 3 यूनिट स्ट्रांग कर ली, पेपर क्वालिफाई करके आ जाते थे। तब थोड़ा इतना मारा मारी भी कम थी, कम लोग फॉर्म डालते थे, इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो कंपटीशन कम था, लोग क्वालिफाई, कट ऑफ कम जाती थी, 50%, 52%, 52। अब जा रही है कट ऑफ 65, 72 तक कट ऑफ गई कई सारे सब्जेक्ट की। तो आप इनको कैसे टेकल करोगे? इसमें हम जब बात करते हैं इन यूनिट्स की तो आप थोड़ा समझिएगा, देखिएगा कि सबसे पहले हम शिक्षा दर्शन की बात करें। शिक्षा दर्शन, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी। अब एजुकेशन फिलॉसफी की बात जब हम करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ इंडियन फिलॉसफी एंड फॉरेन फिलॉसफी और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ, अगर हम बात करें शिक्षा का, उसको भी हम टेकल करते हैं इसी में। तो अब यहां आपको देखिए, दर्शन एक ऐसा विषय है जिसको लोग ऑलरेडी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, डरे रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर ये आ गया और इससे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर लोग गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। क्योंकि यहां अगर आपको स्कूल नहीं पता है, इंडियन स्कूल जो फिलोसफी के हैं, फॉरेन स्कूल जो फिलोसफी के हैं, अब आइडियलिज्म की बात हो रही है, अगर हम फॉरेन थिंकर्स में जाएं, फॉरेन फिलोसफी में जाएं, तो आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, यानी प्रयोजनवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, और यथार्थवाद हो गया, और आदर्शवाद हो गया। ये तो कुछ बेसिक है, और कई जोड़ दिए गए हैं फॉरेन फिलोसफी में, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ आइडियलिज्म संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ईश्वर की एक संरचना है, एक कृति है। अभी हम अगर बात करें वहां आदर्शवाद में देखें, सबसे पुराने फिलोसोफर, ओल्डेस्ट फिलोसोफर सुकरात और प्लेटो की बात कर लें, सुकरात की बात कर लें और प्लेटो की बात कर लें। लेकिन जब हम प्रकृतिवाद की बात करेंगे तो यहाँ हम रूसों की बात करेंगे। अब प्रकृतिवाद, प्रकृति ही सबसे महान है, प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस अब यथार्थ में जाए, इंद्रियों द्वारा प्रयोजनवाद में जाएं, तो वहां कुछ, तो इसलिए हमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इंडियन फिलोसफी में और फिलोसफर्स की बात करें, एजुकेशनिस्ट की बात करें, गांधी के मॉडल को देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर के मॉडल को देखें, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो के मॉडल को देखें, तो ये बहुत सारे ऐसे शैक्षिक दर्शन की बातें आती हैं जिनके आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप फंसेंगे। अब ये यूनिट आपको बेहतर करना है। दूसरी एक यूनिट आपके सामने आती है जो आपको बेहतर करना है, वो क्या है? वो है आपके सामने साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो जरा बताएं डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। अब हमारे पास जो ऑडियंस आती है वो यही आती है जो डिफरेंस नहीं बता पाती, और हम लोग उसको नेट क्वालिफाई कराते कराते हैं। हर साल के रिजल्ट है, कोई भी बच्चा उन बच्चों से मिल सकता है, देख सकता है, हवा हवाई बातें नहीं। तो साइकोलॉजी और एजुकेशन हम लोगों के एजुकेशन साइकोलॉजी, अब एजुकेशन साइकोलॉजी में हमें 3 यूनिट पर बहुत फोकस है। एक तो पर्सनालिटी वाले पार्ट पर, एक इंटेलेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पार्ट पर, और दूसरा लर्निंग, और फिर बेसिक में रह जाते हैं
कि डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम पर्सनालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, लर्निंग के एस्पेक्ट पर फोकस ज्यादा करते हैं। और हम ज्यादा फोकस कहाँ करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। इंटेलेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस से एकदम धुआंधार सवाल आते हैं। कई बार आप प्रिंसिपल सीक्वेंस नहीं कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस पर कितना रिसर्च हुआ है और कितने क्वेश्चन, ईक्यू, इमोशंस क्वोशिएंट के बारे में आपको जानकारी। तो डेनियल गोलमैन का क्या वर्क हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद हम तीसरा यूनिट जो है फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर आते हैं। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ बहुत वाइड हो जाती। वाइड का मतलब यहाँ हम मेजरमेंट भी ऐड कर लेते हैं, स्टैटिकल डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, और भी आगे चले जाते हैं, जर्नलाइजेशन, रिसर्च रिव्यू, और दुनिया में मतलब डिटेल, यहाँ सारा रिसर्च का डिटेल इन आपको ज्ञान अर्जित करना। तो ये 3 यूनिट के साथ साथ आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो अभी क्वेश्चन ज्यादा, शैक्षिक प्रबंधन, जो अक्सर स्टूडेंट नहीं पढ़ते ना, उनको उनके सर लोग पढ़ाते हैं। तो कैसे हम चीजों को, शैक्षिक प्रबंधन, ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये अगर 4 यूनिट कोई पहले तैयार कर लिया स्टूडेंट, तो वो मैक्सिमम अंक गेन करेगा। अब इसके बाद छोटी छोटी यूनिट है, जैसे हम बात करें समावेशी शिक्षा, जैसे हम पाठ्यक्रम की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात करें। इसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा, तो ये बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसी बेसिक्स हैं, जिनको आपको 10 यूनिट आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन यहाँ से आपको गेन करना है। 100 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें से आप मान कर चलिए 70 सवालों तक आप हाथ मारेंगे। 70 सवाल कम से कम आप चिपकाएंगे सही सही वाले, तो आप जेआरएफ की उम्मीद करके चलें। जब उधर 50 क्योंकि सब्जेक्ट के हो, तो आपके फर्स्ट में भी संभावनाएं हैं कि 30 से ज्यादा ही सवाल सही करो, क्योंकि एजुकेशन में कई सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं एमए वाले, जिनको मैथ में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, डीआई में दिक्कत है। तो अपनी 7 यूनिट ही मानकर चलें, वहां से वो अपना चीजें कवर करते। देखिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जब ये सब कुछ तैयार कर लेते हो, तब बात आती है बच्चा नेट जेआरएफ की। अब यहां पर 2 कंडीशन है, एक नेट की है। नेट की अगर हम बात करें, तो यहां पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें 2 एक एलएस है, लेक्चररशिप, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, और एक जेआरएफ है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो अच्छी मेरिट लाते हैं, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाते हैं। इनको फेलोशिप मिलती है 5 साल तक, अगर वो रिसर्च प्रैक्टिस कराते, मतलब रिसर्च जाकर करते हैं आगे, तो उनको ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई स्कॉलरशिप फैसिलिटी नहीं होती, वो ऑल इंडिया लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक तैयारी का बेसिक मॉड्यूल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप पढ़ना और सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उसमें आप पूछोगे। जो वर्किंग आवर हैं, जो ऑफिशियल टाइम है, उसमें आप क्वेश्चन अपने पूछोगे, क्वेरी करोगे, और ऑनलाइन मोड में प्रॉपर तरीके से हमसे गाइडेंस पाने के लिए आप अपना एडमिशन भी सुनिश्चित करोगे। तो एजुकेशन नेट क्या है, इसको हम कैसे तैयार करें, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने आपके सामने डिस्कस की है। फिर भी अगर कहीं कोई आपको दिक्कत है, तो कमेंट वाला सेक्शन आपका है। मीनिंगफुल कमेंट अगर आप करेंगे, तो हम उन्हें प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे। तो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, शिक्षा शास्त्र में हमने आपको डिटेल में बताया। आप भी इसको तस्दीक करिए और समझिए। देखिए, ये नेट है, हवा हवाई नहीं है। थोड़ा पेशेंस के साथ तफसील से चीज़ों को समझिए और फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। बड़ा सिलेबस है, समय देना पड़ता है, हवा हवाई कुछ नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी में कुछ नहीं, थोड़ा रुक करके
चीज़ों को प्रिपेयर करिए और सीखिए। तो आज हम चाह रहे हैं कि इतनी ही बातें इसमें की जाएं। अगले लेक्चर में आएंगे तो वहाँ पर हम इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा और हम आपको निश्चित सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए, अगर आप कमिट करते हो जीवन में, नहीं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल आए ऋतु होए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप काम करते हो, ईमानदारी के साथ स्टडी करते हो, तो तुम जरूर सफल होगे। ये अकाट्य है, आज नहीं कल ये बात अवश्य समझ में आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।